नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे हम वो क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी हमने इक्विलिब्रियम की प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसमें जो है 4 कॉमन चीज़ होंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल ओनली इन द क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता, ये लाइन हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक, दूसरा क्या पॉइंट है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस, अपोजिंग का मतलब क्या है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है, दूसरा जो रिवर्सिबल डायरेक्शन में होता है। सो बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर एट सेम रेट एंड इन डायनामिक कंडीशन। ठीक है, सेम रेट में होंगे, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है बैकवर्ड कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम रेट में होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, एंड ये क्या होगा, हमेशा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक नहीं होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हम जो है इसे क्लोज सिस्टम में कर रहे हैं, है ना। एंड जैसे कि कांस्टेंट कौन कौन से होंगे, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर हो गए, प्रेशर हो गए, इनको क्या है कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज़ जैसे कि टेम्परेचर या फिर प्रेशर वगैरह, उनकी अगर हम उनको नापें, ठीक है, कोई भी स्टेज में नापें तो क्या हो जाएगा, इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज़ प्रोसीड बिफोर रीचिंग टू इक्विलिब्रियम। मतलब कि आप मान लो ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो जो है साइन ऐसे होगा, है ना, ए से बी बन रहा है। ठीक है, तो ए से बी कितना बना वो आपको कैसे पता चल जाएगा, टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर जो भी मेजरेबल जो चीज़ है उनकी वैल्यू देख करके आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है जितने भी प्रोसेस हमने अब तक पढ़े, ठीक है, 4 प्रोसेस पढ़े हैं हमने, ठीक है ना, तो उसमें हर किसी प्रोसेस में क्या था, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है एक कांस्टेंट था। ठीक है, किसी में 2733 केल्विन था, किसी में 1 बार था, किसी में 1 एटमॉस्फेयर था, है ना, तो वो कांस्टेंट था। अगर इससे थोड़ा भी कम या फिर ऊपर होगा तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है या फिर कितना बाकी है, वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे पॉइंट दे रखे जो कि प्रॉपर्टीज़ है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस, दैट इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रोसेसेस में, है ना, जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं लिक्विड, वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैशियस कंडीशन में हो, चाहे सॉलिड में, इनके बीच का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको क्या पढ़ा हमने अभी तक, फिजिकल प्रोसेस में उनको पढ़ लिया हमने। अब क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेसेस, है ना, केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है वो हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रोसेस के सेम टाइप का ही होगा यहाँ पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे भी जो है आप देखो बोथ फॉरवर्ड एंड जो है बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाएंगे तब। एंड यहाँ पे भी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो है देखा जाता है ना। तो लेट्स से दिस इज द रिएजेंट ए एंड बी एंड दिस आर द प्रोडक्ट सी एंड डी। ठीक है, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में, विद द पास ऑफ टाइम देर इज़ अ एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितना टाइम होता जाएगा रिएक्शन इधर होती जाएगी, तो मतलब सी एंड डी का जो है अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उनका एक्यूमुलेशन होता जाएगा सिस्टम में। ठीक, एंड देर इज़ एंड दिस लीड्स अ डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा इस सिस्टम में। ठीक है, तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन सिर्फ नहीं होगी, ठीक है, तब जो है फॉरवर्ड रेट जो है कम होनी शुरू हो जाएगी एंड रिवर्स रिएक्शन जो है ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम हमेशा चाहेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना चाहे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है एक ग्राफिकल, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दे रखा है, देखो ये बहुत ईजी ग्राफ भी है। ठीक है, ए एंड बी से जो है सी एंड डी बन रहा था, इसका मतलब रिएजेंट धीरे धीरे घटता जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे जो रिएजेंट था, ठीक है, इतना अमाउंट का था, धीरे धीरे जो है ये घट रहा है एंड सी एंड डी का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन दे रखा है एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये बहुत ईजी ग्राफ थी। ठीक है, तो ये आप बस याद रखने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई गई है, ये जो हमने इक्विलिब्रियम को, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये रिएक्शन पहुंची, ये अगर हम सी एंड डी से स्टार्ट करते ना रिएक्शन, तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लेती। ठीक है, मतलब कि इफ़ देर इज़ नो ए एंड बी प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, अगर सिस्टम में जो है ए एंड बी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ सी एंड डी प्रेजेंट होता, तो सी एंड डी से भी जो है
ए एंड बी बन सकता था एंड उसके बाद ये जो है आपस में इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते थे। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। द डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस अ फेमस प्रोसेस, अब सब ने इसका नाम सुन रखा होगा। ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो इससे हम प्रूव करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो नेचर होता है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बेसिकली हेबर्स प्रोसेस में होता क्या है, अमोनिया बनता है। ठीक है, बचपन में हम सब पढ़ते, तो अमोनिया को अगर हम ऐसे लिखें तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेना आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, राइट, दिस इज़ द हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, डाइनाइट्रोजन लेते हैं एंड डाई हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक, एंड एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर को जो है मेंटेन करते हैं, राइट। एंड अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसनट्रेशन है उसको जो है अगर हम उनकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हमें क्या पता चलेगा, जो कंपोजिशन था मिक्सचर में वो कांस्टेंट है, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमने नाइट्रोजन लिया था एंड जो हमने हाइड्रोजन लिया था उसके बदले हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन के बदले क्या लेंगे, हम ड्यूटेरियम लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, आप सबको पता है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड का जो आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे इसी रिएक्शन में। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो तब क्या होगा, तो तब रिएक्शन में जो है सिर्फ अमोनिया नहीं बनेगा, इसके और भी सब्स्टिट्यूट्स बनेंगे। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे जो है बनते हैं। आई थिंक आ गया ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती है, देखो, एक तो NH3 बनेगी। ठीक है, ये हमें पता है कि NH3 बनने वाली है। एक हाइड्रोजन के जो है आप रिप्लेस कर दो D से। ठीक है, एक बनेगा NH2D। दूसरे हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, NH2। ठीक है, एंड ND3। तो ये जो है सब्सटीट्यूट्स है ना, ये सब्सटीट्यूट्स है अमोनिया के, तो वो सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, पर चूंकि हमने इक्विलिब्रियम के टाइम पे ड्यूटेरियम के ऐड किया है तो सिर्फ अमोनिया के सब्स्टिट्यूट्स नहीं बनने चाहिए, है ना, हाइड्रोजन के भी बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये भी बनेंगे। देखो पहली बात तो क्या क्या बनेंगे, अमोनिया बनेंगे, NH2D, NHD2 एंड ND3, ये सारी चीज़ें बने। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो जो है एक क्या बन जाएगा, HD बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा D2। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है सिस्टम में, उसको हम कैसे समझे, हेबर्स प्रोसेस से। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है, इस ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर लेता है तब हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम यहाँ पे जो है ऐड कर देते, जिसके चलते इधर जो है अमोनिया का फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है क्या बनता है, अमोनिया का सब्स्टिट्यूट बनता है एंड बैकवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, H2 बनेगा, HD बनेगा, D2 बनेगा, एंड इधर क्या क्या बनेगा, NH3 बनेगा। ठीक है, NH2D बनेगा, NHD2 बनेगा एंड ND3 बनेगा। तो इसका मतलब दोनों तरह जो है रिएक्शन चल रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंड यहाँ पे जो है ग्राफ भी इन्होंने अच्छे से समझा के रखा है, ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, रिएक्शन को देखा एंड उसके बाद आप जो है इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। बेसिकली बहुत ईजी चीज़ है। रिएक्शन देख लेते हैं हम, रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मोल जो है अमोनिया बन रहा है एंड 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए एक तो हम 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं, दूसरा जो है 3 मोल हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कौन से जो है ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, देखो ये जो 2 है ना, इसको आप इधर साइड लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमने जो पहले लिखी थी हाफ ऑफ, इस साइड पर लिख लेते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, NH3। तो इसका मतलब NH3 का जो है 1 मोल बनाने के लिए हमें हाफ जो है 0.5 मोल नाइट्रोजन चाहिए होता है एंड 1.5 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ग्राफ को समझने की कोशिश करो। तो जो कंसनट्रेशन थी, ठीक है, रिएजेंट की जो कंसनट्रेशन थी उसमें डाइहाइड्रोजन हमने ज़्यादा लिया था, है ना, तो इसका जो अमाउंट ज़्यादा होगा एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो कम था तो इसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, जो है दोनों रिएक्शन के साथ घट रहा है एंड जो अमोनिया है जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है घट रहा है एंड ये जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे अमोनिया सबसे कम क्यों है, क्योंकि जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में तो कोई अमोनिया नहीं बना था, तो शुरुआत में जो अमोनिया का कंसनट्रेशन था
जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था वो 0 था, ठीक है। धीरे धीरे ये जो अमाउंट है ये बढ़ेगा, राइट। तो ग्राफ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। एंड यहाँ पे जो है पहले इसके पहले का जो पेज था यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दे के रखा है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें ये आप स्कूल कॉलेज में करोगे, है ना। फिलहाल तो अभी स्कूल बंद है कोविड की वजह से, बट ये जो चीज़ें है वो आपको स्कूल में अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे है, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन दे रीच द इक्विलिब्रियम, जब ये रिएक्शन जो हम कर रहे थे जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएगी, है ना। हेबर प्रोसेस जो था, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन का, वो जब इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगी तब क्या होगा, नो मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। उसके बाद ये जो आइसोटोप हमने यूज़ किया था ड्यूटेरियम, है ना, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था, उसकी दोबारा मिक्सिंग नहीं होगी जब ये इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ आइसोटोप इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन रीच अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है। जब नो नेट चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन जो होता है, कंसनट्रेशन जो होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में इनका कोई चेंज नहीं होगा, तब के बाद यहाँ पे करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, देखो ये जो रिएक्शन थी अमोनिया प्रोसेस का, वैसे ही अगर हम कोई और रिएक्शन को ले तो यहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वैसे ही होता है, ठीक है। टाइम के साथ जो है ये जो है डिक्रीज होता जाता है रिएजेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ एनसीईआरटी में घुमा फिरा के दे रखा है ना, अलग अलग रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करी गई है। बट खैर हम क्या देखेंगे, अब ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड के साथ हमने क्या बोला है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाए, तो उसका जो रिएक्शन है क्या होगा, टाइम के साथ H2NI2 जो है वो घटेगा एंड HI जो है इंक्रीज होगा, एंड ये जो है H2NI2 घट रहा है। तो ये भी सिंपल सी ग्राफ थी, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में अभी आप जानोगे यहाँ पे। तो मान लो जो है कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, A एंड B से जो है C एंड D बन रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे, देखो इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Kc से, ठीक है, Kc। तो Kc इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का कंसनट्रेशन या फिर प्रेशर जो भी है उसका एक्टिव मास लिखना होगा हमें, क्या लिखना होगा, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास मतलब जितना मास उसका जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम बोलेंगे एक्टिव मास, ठीक है। तो C एंड D, ठीक है, ये दोनों जो है प्रोडक्ट्स है, एंड नीचे क्या लिख दोगे आप, रिएजेंट्स, ठीक, राइट। एंड एक्टिव मास जो है गैसेस के केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर लेंगे हम, ठीक है। सॉलिड्स के केस में या फिर लिक्विड्स के केस में हम क्या लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है यार, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ते, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो खैर अब ये जो रिएक्शन है, मान लो कि ये रिएक्शन ऐसे होता 2A + 3B, ठीक है, एंड इधर ऐसा कुछ होता 4C + 5D, ठीक है, कुछ भी एक मान लेते। तो इस केस में क्या हो जाता, रिएक्शन का जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाता, प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, टू द पावर में आ जाएगा 4 इंटू D⁵, ठीक है, एंड नीचे क्या आ जाएगा A², ठीक है, एंड B³। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि Kc हम कैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा रिएक्शन है उसका सिंपल सा Kc हमने निकाल के रखा हुआ है, जहाँ पे Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एक्टिव मास होगा, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे वो रिएक्टेंट का हो, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो रिएक्शन है इसी के रिगार्डिंग एक टेबल बना के रखा है, ठीक है। बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स है वैल्यूज़ को लेकर के, Kc की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको जो है आप इक्वेशन में लिख करके जो है आप Kc की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। Kc की जो होगी एक हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है प्रूव कर दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू सिर्फ एक टाइम पे चेंज होता है, वो है टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को जो है चेंज करोगे, इंक्रीज़ करोगे बट डिक्रीज़ करोगे, ओनली देन Kc वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसके अलावा Kc जो है कांस्टेंट होता है, चाहे आप इनिशियल जो भी वैल्यू लो, ठीक है, रिएजेंट की आप कोई भी वैल्यू लो, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखो ये जो टेबल था, ठीक है, यहाँ पे H2 and I2 के जो है डिफरेंट वैल्यूज़ ली गए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में।
तो डिफरेंट वैल्यूज़ लेने के बावजूद जो के सी का वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड एक और मज़े की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही के सी को निकालो, ठीक है। अगर मान लो कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है, एच आई जो है, ठीक है, 2HI क्या बन रहा था, तो हम अगर ऐसे करते हैं, ठीक है, पहले केस में क्या हुआ था, H2NI2 जो है HI यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, HI को जो है डिकम्पोज कर देंगे एंड H2NI2 को जो है बनाएंगे। इस केस में भी जो है आप अगर Kc की वैल्यू अगर इधर से आप निकलने की कोशिश करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो वैल्यू आती है वो सेम आ रही है, मतलब Kc की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड आप रिएक्शन को किस डायरेक्शन से आप Kc को निकाल रहे हो उस पर भी निर्भर नहीं करेगा, राइट। तो ये टेबल भी हो गया एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ नहीं, इसी चीज़ को जो है अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, और कुछ खास यहाँ पे नहीं है। तो हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको कहा कि आप भी निकाल सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में फ़िलहाल या फिर इन्होंने करके दिया है। तो खैर हम देखते हैं अब ये जो रिएक्शन हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, H2+I2, ठीक है, क्या बन रहा था 2HI। इसका अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में है, ठीक है, जब प्रोडक्ट बना वो क्या बना HI का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, रिएक्शन का जो है कोएफिशिएंट है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल H2 एंड 1 मोल आयरन से जो है हमने 2 मोल HI बनाया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख देंगे टू द पावर के तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HI का स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा H2NI2 क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब हम इसको 1 मान करके चलेंगे। तो Kc निकालना आपको आ गया यहाँ पे। अब जो है Kc की यूनिट क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे Kc को हम निकाल कैसे रहे, कंसनट्रेशन से निकाल रहे हैं, है ना, मोलर कंसनट्रेशन से। तो जो है Kc यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो द सबस्क्रिप्ट C, ठीक है, यहाँ पे जो Kc है ये इंडिकेट क्या करता है कि Kc विल बी एक्सप्रेस्ड इन कंसनट्रेशन टर्म। एंड आपको क्या पता है कि मोलर कंसनट्रेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, N/V, इसका मतलब मोल पर लीटर, ठीक। तो यहाँ पे जो है Kc को हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर के टर्म पे निकालेंगे। एंड यहाँ पे जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ दिया हुआ है, दैट इज इक्विलिब्रियम लॉ, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, C/D, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। दो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने क्या पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे हाफ है तो हाफ यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट्स का जो है कंसंट्रेशन होता है विद देयर इंडिविजुअल स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ये जो हमने निकाला है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, Kc बोलते हैं, ठीक, हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो कि ये इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो आपको ये इक्वेशन दे देगा यानी आपको बोलेगा कि इसका अगर जो है हम, ठीक है, H2 को मान लो हम जो भी इनिशियल रिएजेंट है H2 हो I2 हो कुछ भी हो उसको हम अगर कंसनट्रेशन हाफ कर दे या फिर दुगना कर दे या फिर x कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसको आपको क्या पूछेगा कि Kc का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो या क्या होगा, ठीक है, चेंज होगा कि नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, वो इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा, तो वो ये इक्वेशन लिखते हैं और इनको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और उनको लगता है तो Kc का वैल्यू जो है या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। Kc का वैल्यू जो है सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होता है एंड दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kc का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, देखो, ठीक है, तो Kc निकालना आपको आ गया, ठीक है। अब जो है एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये एक बड़ा सा एक, ठीक है, इक्वेशन है, इसका Kc भी हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करना पड़ता है, पहले तो प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है, उनका जो है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें लेना पड़ता है। प्रोडक्ट में क्या बनना है, एक तो बनना है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे देखो
4 मोल्स जो है बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऊपर 4 लिख देंगे। H2O बन रहा है तो H2O टू द पावर ऑफ 6, ठीक है। यहाँ पे जो रिएजेंट्स था, एक तो था अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया के यहाँ पे क्या है 4 मोल हमने यूज़ में लिया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया Kc ऑफ दिस इक्वेशन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसी का जो है रिवर्स रिएक्शन करें तो इस केस में जो है एंड यहाँ पे जो है सेम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो Kc क्या होगा, ठीक है। तो रिवर्स इक्वेशन जो है, इसका रिवर्स इक्वेशन यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका अगर हम Kc निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब कि H2 एंड I2 एंड जो है नीचे क्या लिख देंगे HI टू द पावर ऑफ 2 मतलब कि स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलेगा देखो, पहले जो हमने इक्वेशन में Kc हमने निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/Kc, ठीक है। इसका उल्टा हो जा रहा है, तो बेसिकली Kc डैश इक्वल टू 1/Kc, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KB इक्वल्स टू 1/Kf, मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फॉरवर्ड का जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक। यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है दे रखा है, ठीक है। देखो अगर हम हाफ मोल लेते हैं, हम क्या करा 1 मोल HI बनाया, तो इस केस में क्या हो जाएगा Kc डैश डबल डैश हम निकालेंगे तो HI एंड जो है यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन क्या हो जाएगा हाफ पावर में आ जाएगा, है ना। तो जो है पहले हमने जो Kc निकाला था उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या करा HI बाय H2 I2, ठीक है। HI का अगर हम स्क्वायर ले लें यहाँ पे इसको अगर हाफ लिख दे तो क्या हो जा रहा है, ये जो है Kc टू द पावर हाफ हो जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में बहुत आते हैं, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। एंड अगर आपको n मोल से दे रखा है तो उसको भी आप निकाल लोगे, ठीक है। Kc टू द पावर ऑफ n हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक साथ चीज़ों को दे रखा है। देखो अगर इनिशियल इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा एंड उसका जो है Kc का वैल्यू दे देगा, ठीक है। एंड आपको जो है दूसरे इक्वेशन में क्या करेगा, कोई अलग कोएफिशिएंट दे देगा एंड आपको Kc का न्यू वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो आपको उसको निकालना आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रिवर्स रिएक्शन का पूछा है तो क्या हो जाएगा 1/Kc हो जाएगा एंड अगर हम n मोल से करते हैं तो क्या हो जाएगा Kc टू द पावर ऑफ n हो जाएगा Kc डबल डैश का वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अब हम आते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। देखो इसका प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है देखने में बट बहुत आसान है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग कंसनट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, मतलब कि हेवर्स प्रोसेस का जो है यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन करेंगे हम NH3 का, जहाँ पे हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की जो इनिशियल कंसनट्रेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसनट्रेशन है वो हमें दे रखा है, ठीक है। NH3 का भी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि Kc निकालना है। तो Kc का जो है पहले तो हम देखेंगे कि Kc का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले तो रिएक्शन लिख लेना आप, ठीक है, रिएक्शन लिख लिया। अब Kc का वैल्यू लिख लो, Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे पावर में। यहाँ पे नाइट्रोजन का तो कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है 3 है, ठीक है। तो Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमोनिया टू द पावर 2 नाइट्रोजन एंड नीचे जो है हाइड्रोजन टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। आप इनका जो है आप वैल्यू लिख दो। NH3 का वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 जो है मोलर, ठीक है। तो ऐसे आप तीनों का जो है वैल्यू लिख दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इक्विलिब्रियम में जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो है आपको कंसनट्रेशन दे रखी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की भी दे रखी है। वेसल में क्या निकालने को बोला गया है, यहाँ पे भी आपको जो है Kc निकालने को बोला गया है एंड यहाँ पे अच्छी बात है कि हमें इक्वेशन प्रोवाइडेड है तो हम जो है Kc का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड यहाँ पे 2 है तो ऊपर आप 2 लिख दोगे एंड नीचे क्या लिखोगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने पे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तरह कैलकुलेटिव होते हैं ये क्वेश्चंस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 तरीके की इक्विलिब्रियम होती है, एक होमोजेनस एंड एक जो होता है हेटेरोजेनस, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा है, होमोजेनस का मतलब क्या हो जाएगा
ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी इन सेम फेज, ठीक है, सेम फेज, ठीक है। फेज क्या क्या होता है आपको पता है, सॉलिड हो सकते हैं, एक्वस हो सकते हैं, गैशियस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है वो सारे सेम फेज में रहेंगे तो उस टाइप की जो इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हेवर्स प्रोसेस में जो आपको अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सा रिएक्शन है, किस तरीके का रिएक्शन है, क्योंकि होमोजेनस है या फिर हेट्रोजेनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, होमोजेनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रिएक्टेंट्स है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, एंड जो प्रोडक्ट है अमोनिया वो भी क्या हो जाएगा, गैशियस प्रोडक्ट बनेगा। तो तीनों गैशियस फेज में है, तो जो आंसर हमारा जाएगा वो क्या आ जाएगा, होमोजेनस नेचर का है, ठीक। एक और भी दो चार जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी जो है आप देखो, ये भी सारे जो है सेम फेज में है ना, यहाँ पे भी जो है सारे एक्वस फेज में, तो ये जो हो जाएंगे होमोजेनस का एग्जाम्पल हो जाएंगे। बेसिकली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको देख के पहचान में आना चाहिए कि ये जो है कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, ठीक है। गैसियस सिस्टम में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। लिक्विड में क्या होता था, लिक्विड में क्या होता था कि कंसंट्रेशन दी जाती थी, ठीक है, तो उससे तो इजीली निकाल लेते थे। पर गैसेस के केस में आप कैसे करोगे, गैसेस के केस में जो हम कंसंट्रेशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे चैट में दे रखा है कि कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम प्रेशर को लेते हैं, ठीक है, तो आगे चल करके हम देखेंगे। देखो, तो कैलकुलेट पहले आप कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, है ना, PV = NRT। तो हमने क्या किया, पहले तो प्रेशर की वैल्यू निकाल ली।